भारत के आकाश में एक से एक अद्भुत वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने समय पर ऐसा शौर्य प्रकट किया है कि आज भी इतिहास उनके नाम की गवाही भरता है। ऐसी ही वीरांगनाओं में से एक थी गढ़वाल की महारानी कर्णावती, जिन्होंने मुगलों से युद्ध किया, उन्हें पराजित किया और बंदी बनाए हुए सैनिकों की नाक काट कर ही उन्हें दिल्ली लौटने दिया। तो ऐसी अद्भुत महारानी, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महारानी कर्णावती के उस युद्ध की, और फिर उनके बाद उनके पुत्र का कैसे युद्ध होता है यहाँ औरंगजेब से, और अंत में हम बात करेंगे महारानी कर्णावती के परपोते का युद्ध होता है यहाँ गुरु गोविंद सिंह से। तो ये वीडियो बहुत ही अद्भुत होने वाली है, बहुत ही रोमांचक होने वाली है। एंड तक जरूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी शुरू होती है गढ़वाल राज्य से, लेकिन आपको समझना पड़ेगा गढ़वाल राज्य कहाँ था। आज का जो उत्तराखंड लें, कुछ हिमाचल प्रदेश का, कुछ नेपाल का भी हिस्सा लें, तो उसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता था। एक कुमायूं राज्य बनता था, एक गढ़वाल राज्य बनता था। कुमायूं राज्य की जो राजधानी थी वो महारानी कर्णावती के समय अल्मोड़ा थी, क्योंकि राजधानी बदलती रहती थी, पहले चंपावत, फिर बैजनाथ, फिर अल्मोड़ा बनी कुमायूं की राजधानी। और यहां पर महारानी कर्णावती की जो राजधानी थी वो थी श्रीनगर। ये वो वाला श्रीनगर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर वाला, ये श्रीनगर उत्तराखंड वाला। तो श्रीनगर यहाँ राजधानी थी महारानी कर्णावती की। अलकनंदा नदी के तट पर ये शहर बसा हुआ है। अब यहाँ पर समय पहुंचा 1622। अजयपाल के ही वंश में महीपत शाह राजगद्दी पर विराजमान होते हैं। कुमायूं के एक युद्ध में महीपत शाह यहाँ वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उनके बाद उनका पुत्र गद्दी पर बैठता, लेकिन उनकी उम्र थी 7 साल, पृथ्वी शाह। अब 7 साल के बेटे की यहाँ संरक्षिका बनती हैं महारानी कर्णावती। लेकिन ये खबर पहुंची शाहजहां के पास। शाहजहां को ये मौका लगा गढ़वाल पर अपना अधिकार करने का। यहाँ पर शाहजहां कांगड़ा के सूबेदार नजावत खां को बुलाता है और सिरमौर की सहायता से यहां गढ़वाल पर आक्रमण करवाता है। तो इस युद्ध में सिरमौर के राजा मानधाता प्रकाश, खुद नजावत खां और इनके अलावा रूपचंद गुलेरी, रायचंद राठौर जैसे भी राजा यहां सेना में आकर सम्मिलित होते हैं। तो कहते हैं गढ़वाल के अगर इतिहास देखें तो बताया जाता है कि 1,30,000 की सेना यहां गढ़वाल पर आक्रमण करती है। लेकिन मुगल इतिहासकारों को देखें, मनुची को देखें, तो वहां पर 30,000 की संख्या मिलती है। लेकिन 30,000 की भी संख्या बहुत बड़ी थी गढ़वाल जैसे राज्य के लिए। अब यहां पर नजामत खां सिरमौर से निकलता अपनी विशाल सेना लेकर शेरगढ़, वैराटगढ़ जैसे किलों को जीतता हुआ दून घाटी से होता हुआ ऋषिकेश पहुंचता है। गंगा के तट पर ही ये आगे बढ़कर देवप्रयाग में अपना शिविर लगाता है। यहां इसने अपना पत्र भेजा श्रीनगर रानी कर्णावती के पास, और पत्र में स्पष्ट था कि अगर गढ़वाल राज्य समर्पण कर देता है, मुगलों की सारी संधि शर्तें मान लेता है, तो वो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो न गढ़वाल राज्य बचेगा, न गढ़वाल राज्य का रनिवास, वहां की रानी और राजकुमारियों को बादशाह के हरम में पहुंचा दिया जाएगा, और गढ़वाल राज्य की प्रत्येक महिला को यहां गुलामों की तरह बेचा जाएगा। तो इस पत्र को पढ़कर महारानी कर्णावती का मन भी बेचैन हो गया। लेकिन यहां माधो सिंह भंडारी जैसा सेनापति उपस्थित था। लेकिन सेनापति होने से ही मात्र काम नहीं चलता, सेना भी होनी चाहिए। तो यहां पर माधो सिंह सेनापति ने थोड़ा सा समय मांगा, और वो समय चलने के लिए महारानी कर्णावती ने एक चाल चल दी। यहां कैसे चाल चल दी कि यहां पत्राचार शुरू कर दिया नजावत खां के साथ। मतलब 10 लाख रुपए मांगे थे नजावत खां ने, तो यहां 1 लाख रुपए भिजवा दिए नजावत खां के लिए, ताकि थोड़ा सा समय मिल सके, और बाकी रुपयों के लिए यहां थोड़ा समय मांगा। इस समय में माधो सिंह भंडारी ने अपने जितने भी गढ़ थे उन सभी गढ़ों से सैनिक अपने पास एकत्रित किए और नए सैनिक यहां भर्ती किए। मतलब एक सशक्त सेना यहां निर्मित होने लगी। और दूसरी जो चीज थी जो सबसे ज्यादा यहां फेवर में आने वाली थी वो थी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का और इंतजार था यहां महारानी कर्णावती को। लेकिन 1 लाख रुपए लेकर नजावत खां को लगा कि उसने गढ़वाल राज्य ही जीत लिया, तो वो यहां पर चैन से बैठ गया। लेकिन यहां पर सारा गढ़वाल राज्य ही धीरे धीरे तत्पर हो रहा है युद्ध में। जब बाद में नजावत खां को सूचना मिली, पता चला कि महारानी कर्णावती ने उसको धोखे में रखा है, तभी यहां से अपनी सेना को लेकर क्रोध में दंडनाता हुआ श्रीनगर की ओर निकला। लेकिन अब यहां माधो सिंह भंडारी अपनी सेना को लेकर तत्पर हो चुके हैं। महारानी कर्णावती की ओर से खुला आदेश था, या तो विजय या वीरगति, इनके अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। यहां अब एक घाटी में आकर नजावत खान ने अपना शिविर लगाया। शिविर लग चुका है, नजावत खान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके की घाटी में इसने अपना शिविर लगाया हुआ है। यहां माधो सिंह भंडारी ने रात रात में पूरी मुगल सेना को ही घेर लिया। मतलब जो पहाड़ी, जो चारों तरफ पहाड़ था,
यहां पर आकर माधो सिंह भंडारी अपनी सेना के साथ तत्पर हो चुके हैं और जो आगे पीछे का रास्ता था वो भी यहां पत्थरों से ब्लॉक कर दिया है। मतलब अब ना मुगल सेना पीछे जा सकती है ना आगे जा सकती है। मुगल सेना जब यहां सुबह उठी और ऊपर देखा तो बस उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यहां पर माधो सिंह भंडारी के साथ हजारों गढ़वाली सैनिक उपस्थित थे पहाड़ों पर। अब यहां ऊपर होने का फायदा अलग होता है, घाटी में हो आप तो यहां यह फायदा मिलने वाला था गढ़वाली सेना को। बस क्या था, माधो सिंह भंडारी के एक इशारे पर हजारों सैनिक हजारों पत्थर एक साथ डहा रहे थे और इतनी ऊंचाई से जब पत्थर पूरी रफ्तार से गिरता था तो कई सैनिकों को एक ही बार में चकनाचूर कर देता था। पत्थरों की ऐसी मार मुगल सेना पर पड़ रही है कि सेना इतनी विचलित हो गई है कि न तो भाग सकती और न ही लड़ सकती। और पत्थरों के बाद यहां रही बची कसर पूरी कर रहे हैं गढ़वाली सेना के विषबुझे तीर। यहां तीर बरस रहे हैं, पत्थर बरस रहे हैं, मुगल सेना छटपटा रही है। मुगल सेना ने उस दिन अपने जीवन का सबसे भयंकर दिन देखा। मुगल इतिहासकार तो लिखते हैं कि वो योद्धा नहीं थे, मतलब गढ़वाली सेना के पास उड़ने वाले राक्षस भी थे जो उड़ उड़ कर मार रहे थे। यहां पर अब सेना पिसे हुए हाल में आ गई, अधमरे हुए हाल में आ गई। तब माधो सिंह भंडारी ने अपनी तलवार निकालकर इशारा किया अपनी सेना को। बस क्या था, टूट पड़ना था। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ये गढ़वाली सेना मुगल सेना पर टूट पड़ी। बस क्या था, यहां सभी सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। कुछ एक सैनिक भागने में कामयाब हुए, वे भाग गए, लेकिन बहुत सारे सैनिक यहां बंदी बना लिए गए और उन्हीं सैनिकों के साथ यहां बंदी बना सेनापति नजाबत खां। यहां माधो सिंह भंडारी नजाबत खां के साथ करीब करीब 6000 सैनिकों को बंदी बनाकर महारानी कर्णावती के सामने प्रस्तुत करते हैं। नजाबत खां अपने घुटने पर बैठा हुआ है, गर्दन झुकाए अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। सामने महारानी कर्णावती बैठी है। अब यहां पर नजाबत खां को यह पूरी तरीके से विश्वास था कि महारानी कर्णावती उसे सहजी माफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ के तो राजा इतने दयालु होते थे, तो ये तो एक महिला है, महिला में तो वैसे ही करुणा होती है, तो उससे बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से विश्वास था। लेकिन महारानी कर्णावती अच्छे से जानती थी इन राक्षसों को कि अगर ये गलती से विजय हो जाते ना तो ये कैसा यहाँ पर तांडव करते, ये कैसा नंगा नाच करते, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तब यहाँ पर महारानी कर्णावती, अब क्योंकि शरणागत को मारना भी हिंदू धर्म में पाप बताया गया है और यही हमारे देश को ले डूबा, तो यहाँ पर मार भी नहीं सकती लेकिन छोड़ भी नहीं सकती ऐसे ही। तब यहाँ पर महारानी कर्णावती ने ही स्वयं नजाबत खां को विकल्प चुनने को कहा। कैसा विकल्प? एक तो ये था कि स्वयं अपनी जान दे दो, कूद पड़ो पहाड़ से, मर जाओ। दूसरा विकल्प था कि स्वयं ही अपनी नाक काटकर और अपने प्राण लेकर, जीवन दान लेकर लौट जाओ। अब यहाँ पर नजाबत खां क्या करे, उसकी पूरी सेना बोली प्राण तो बचे, नाक कट जाएगी कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ पर 6000 मुगल सैनिकों की नाक काटी गई, मतलब उन्होंने अपने आप काट ली और नजाबत खां की भी यहाँ नाक काटकर उसे दिल्ली भेजा गया। नजाबत खां इस हार से इतना शर्मिंदा हुआ था कि बाद में उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। तो ऐसा इतिहास रहा है महारानी कर्णावती का। लेकिन महारानी कर्णावती का यहां से अब नाम आगे पड़ता है नाक काटी रानी। इन्हीं महारानी कर्णावती के पुत्र थे पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह अब जब महारानी कर्णावती के बाद पूरी तरीके से वयस्क होते हैं तो शासन संभालते हैं। इनके समय में घटना घटती है। घटना क्या घटती है? औरंगजेब और दारा शिकोह में युद्ध होता है। दारा शिकोह को औरंगजेब हराकर कैद कर लेता है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है दारा शिकोह की। दारा शिकोह के साथ हिंदुओं की थोड़ी सी भावनाएं जुड़ी रहती, क्योंकि दारा शिकोह थोड़ा सा हिंदू धर्म के प्रति ज्यादा झुका हुआ था, इसलिए हम दारा शिकोह को थोड़ा सा ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। तो दारा शिकोह के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। उनकी एक कुकू एफएम पर ऑडियो बुक है दारा शिकोह, आप उस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। पूरी कहानी दारा शिकोह की उसमें वर्णन है कि कैसे दारा शिकोह यहाँ औरंगजेब से युद्ध करता है, कैसे युद्ध हारता, कैसे यहाँ औरंगजेब बड़ी बुरी तरीके से अपने ही भाई को मौत के घाट उतारता है। तो दारा शिकोह की बड़ी ही रोमांचक कहानी आपको कुकू एफएम पर सुनने को मिलेगी। कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको हजारों ऑडियो बुक आपकी भाषा में सुनने को मिलती हैं और विविध टॉपिक्स पर, चाहे बायोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सभी टॉपिक्स पर आपको यहाँ ऑडियो बुक सुनने को मिलती है। एक साल के लिए कुकू एफएम मिलता है 399, लेकिन अगर आप मेरा वाउचर कोड यूज करते हैं व्रत50 तो आपको 399 की जगह देने होंगे केवल 199। तो जल्दी करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर साइन इन करें और कुकू एफएम पर इन सभी ऑडियो बुक्स को जरूर सुनें। तो अब यहाँ औरंगजेब दारा शिकोह को मारकर गद्दी पर बैठता है, लेकिन दारा शिकोह का बड़ा बेटा सुलेमान शिकोह अभी भी जीवित है और सुलेमान ही
असली हकदार है इस तख्त का। औरंगजेब को यह डर था कि अगर वो नहीं मारा गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तख्ता पलट हो जाए। तो औरंगजेब पूरी तरीके से यहां सुलेमान को मौत के घाट उतारना चाहता। लेकिन सुलेमान कहां पहुंच गया? सुलेमान पहुंच गया यहां गढ़वाल राज्य में पृथ्वी शाह के शरण में। पृथ्वी शाह ने यहां सुलेमान को शरण दे दी। औरंगजेब ने एक पत्र यहां पृथ्वी शाह के पास भेजा और सख्त आदेश दिया कि सुलेमान को जल्द से जल्द मुगल सेना के हवाले कर दिया जाए। लेकिन पृथ्वी शाह ने यहां वचन दे चुके थे और वचन के लिए तो हमारे हिंदू राजा मर मिटे हैं। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के वचन के लिए तो इतना बड़ा युद्ध लड़ गए। यहां पर पृथ्वी शाह ने सीधा पत्र भेजा मुगल बादशाह औरंगजेब को। कैसा पत्र था? पत्र में सीधा लिखा हुआ था कि अगर मुगल सेना की 4 गुना सेना भी गढ़वाल राज्य में आती है तो उनके लिए पर्याप्त पत्थर हैं यहां स्वागत करने के लिए। और जो गढ़वाली नाक काटना जानते हैं मुगलों की, वे गर्दन भी काट सकते हैं। तो ऐसा पत्र यहां पृथ्वी शाह ने उत्तर में दिया कि औरंगजेब विचलित हो गया। औरंगजेब ने यहां आक्रमण कर दिया गढ़वाल पर। आप समझना पड़ेगा, गढ़वाल और जो कुमायूं राज्य थे, यहां कुमायूं राज्य का बाज बहादुर चंद वो भी मिल गया मुगलों के साथ, क्योंकि उसको भी पुरानी शत्रुता निभानी थी। यहां बाज बहादुर चंद ने एक तरफ से आक्रमण किया, एक तरफ से सिरमौर का राजा आक्रमण कर रहा है और एक तरफ से यहां औरंगजेब की सेना आक्रमण कर रही है। मतलब 3 तरफ से यहां पर गढ़वाल पर आक्रमण हो रहा है। और चौथी तरफ से उसी समय तिब्बत का भी आक्रमण होता है यहां गढ़वाल पर। आप समझ सकते हो, 4 सेनाएं एक साथ आक्रमण कर रही गढ़वाल पर। पृथ्वी शाह का पूरा जीवन 90% जीवन तो सिर्फ युद्धों में ही बीता है। लेकिन पृथ्वी शाह एक ऐसे राजा थे कि कभी घुटने नहीं टेके, कभी हार नहीं मानी। अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त करके चारों ओर भेजा और लड़ते रहे और अंत में युद्ध को विजय किया। आप समझ सकते हैं पृथ्वी शाह के हौसले कितने बुलंद रहे होंगे। लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, लेकिन इतिहास जैसा मोटिवेशन कहीं नहीं है। बस हम अपना इतिहास नहीं पढ़ते। तो यहां पर पृथ्वी शाह ने औरंगजेब को परास्त कर दिया। अब औरंगजेब के पास विकल्प था कि सीधी कूटनीति से बात चलाई जाए। तब यहां राजा जयसिंह को भेजा। राजा जयसिंह बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। राजा जयसिंह ने ही वास्तव में औरंगजेब को युद्ध जिताया था दारा सिकों के खिलाफ। तो औरंगजेब को यहां विश्वास था राजा जयसिंह पर। राजा जयसिंह यहां गढ़वाल राज्य में पहुंचते हैं सेना लेकर। पहले यहां पत्राचार किया, लेकिन पत्राचार से बात नहीं बनी। युद्ध वे कर नहीं सकते थे क्योंकि बेवजह वो इतनी सेना को मरवा नहीं सकते थे। तो यहां पर राजा जयसिंह ने पृथ्वी शाह के एक मंत्री डोभाल मंत्री को अपनी ओर कर लिया। डोभाल मंत्री से कहा कि कैसे भी दवाई में जहर मिलाकर सुलेमान को दे दिया जाए तो लीला ही समाप्त हो जाए, फिर कोई युद्ध भी न करना पड़े। तो यहां पर डोभाल मंत्री ने लालच में आकर जो दवाई थी उसमें विष मिलवा दिया। लेकिन सुलेमान सिको बड़ा चतुर व्यक्ति था, उसको पता थी कि मारने कोई न कोई प्रयास तो किए जाएंगे, तो बिल्ली रखता था। तो यहां दवाई उसने थोड़ी सी बिल्ली को छकाई, बिल्ली वहीं फैल गई। तो वो समझ गया कि यहाँ जहर दिया जा रहा है। लेकिन ये बात जब पृथ्वी शाह को पता चली तो उन्होंने डोभाल मंत्री को तत्क्षण मौत के घाट उतरवा दिए। डोभाल एक ब्राह्मण जाति से थे और ब्राह्मण जाति का सम्मान आज से 100 साल पहले तक खूब किया जाता रहा है। 100 साल में थोड़ा सा ज्यादा उदम हो गया। इतना किया जाता था कि अगर ब्राह्मण कोई मृत्यु के लायक काम भी कर दे तब भी राजा उसे मृत्युदंड नहीं दे सकता, केवल देश निकाला देगा। लेकिन यहां पर पृथ्वी शाह ने ब्राह्मण को मृत्युदंड दे दिया। ये एक बड़ी घटना थी। क्यों बड़ी घटना थी मैं आपको समझाता हूं कि राजा जयसिंह ने फिर अपने पुत्र राम सिंह को भेजा। राम सिंह यहां पर मिलते हैं पृथ्वी शाह के बेटे मेदिनी शाह से। मेदिनी शाह को यहां राम सिंह सरल शब्दों में समझाते हैं कि सुलेमान को तुम शरण दे रहे हो, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। मुगल सेना बार बार आक्रमण करती रहेगी जब तक कि ये सुलेमान मर नहीं जाता। तुम्हारा क्या घाटा है कि तुम यहां लड़ोगे, मरोगे, कटोगे, ये इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तुम अगर दे देते हो तो तुम्हारे अच्छे संबंध मुगलों से भी हो सकते हैं। एक सुलेमान के चक्कर में पूरा राज्य तबाह मत करो। ये सीधी सी बात थी। पृथ्वी शाह को नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि वो वचन दे चुके थे, लेकिन मेदिनी शाह को समझ में आ गया। हालांकि मेदिनी शाह को गढ़वाल राज्य के इतिहास में बड़ा ही हेय दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन मेरी दृष्टि से मेदिनी शाह यहाँ सही थे। एक व्यक्ति के लिए पूरे राज्य को आप कैसे कुर्बान कर सकते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पर मेदिनी शाह को समझ में बात आसानी से आ गई कि एक के चक्कर में पूरा राज्य नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ अपने पिता से विद्रोह कर दिया। अपने पिता से ऐसा विद्रोह किया यहाँ मेदिनी शाह ने कि जो सुलेमान था उसको लग गया कि अब मैं मरने वाला हूं। तो सुलेमान यहां से भाग निकला तिब्बत की ओर। लेकिन उसकी ऐसी बेचारी की किस्मत कि तिब्बत जा रहा था घूम फिर के पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में पता ही नहीं चलती रास्तों का। वो घूम फिर के फिर दोबारा से गढ़वाल राज्य में ही आ गया और एक गांव में उसको दबोच लिया गया। तो सुलेमान पकड़ा गया। बाद में मेदिनी शाह ने सुलेमान को यहां हवाले कर दिया मुगलों के।
औरंगजेब ने मौत के घाट यहाँ सुलेमान को उतार दिया। मेदिनी शाह पर यहाँ पृथ्वी शाह इतने क्रोधित होते हैं कि देश निकाला दे देते हैं, लेकिन यहाँ प्रजा जो थी वो मेदिनी शाह के साथ हो चुकी है। आप समझो बात को, क्योंकि वो जानती है प्रजा के गलत क्या सही क्या, सेना भी समझ रही है ना। तो यहाँ पर प्रजा में विद्रोह हो गया और 1664 में पृथ्वी शाह को अपनी गद्दी छोड़कर अपने जीवित रहते हुए अपने पोते फतेह शाह को गद्दी पर बिठाना पड़ा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वी शाह के बाद मेदिनी शाह शासक बने, 20 साल तक शासन में रहे, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं उनके पोते फतेह शाह यहाँ गढ़वाल की गद्दी पर बैठते हैं। ये फतेह शाही वो राजा थे जिनके समय में गढ़वाल ने अपना स्वर्णिम समय देखा, और ये फतेह शाह वो ही राजा थे जिनका युद्ध यहाँ गुरु गोविंद सिंह से होता। तो उसकी चर्चा हम करते हैं कि कैसे गुरु गोविंद सिंह से यहाँ फतेह शाह का युद्ध हुआ। अब यहाँ पर समय पहुंचा 1686। गुरु गोविंद सिंह विराजमान है आनंदपुर साहिब में। यहां असम का एक राजकुमार रतन राय गुरु गोविंद सिंह को एक हाथी भेंट करता, बड़ा ही जोर का हाथी था। ये सब कहानी वर्णन है विचित्र नाटक में, जो कि लिखा गया है गुरु गोविंद सिंह के ही जीवन पर। तो यहां उस हाथी को भेंट करता, उस हाथी का नाम था प्रसादी। और भी बहुत सारी भेंट यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के पास आती रहती थी, लेकिन यहाँ बिलासपुर का राजा जो भीमचंद था उसकी नजर थी गुरु गोविंद सिंह की इन्हीं संपत्ति पर। और एक दिन जब वो भेंट करने आया तो यहाँ प्रसादी को देखा, उस हाथी को देखा तो मन मचल गया, इस हाथी को कैसे भी वो लेकर जाए, लेकिन ऐसे तो नहीं ले सकता। तो उसने एक बहाना बनाया अपने बेटे की शादी का कि महाराज मेरी बेटे की शादी है तो आप इस हाथी को भेज देंगे तो बड़ा ही शोभा यात्रा निकलेगी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जानते थे कि छल से इस हाथी को ले रहा है और फिर इसको लौटाएगा नहीं। प्रेम से लेता तो महाराज सब दे देते गुरु गोविंद सिंह, लेकिन वो छल से लेना चाहता था। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दी। इस बात से और चिढ़ गया। तो यहाँ बिलासपुर के राजा भीमचंद ने अपने बेटे का विवाह किया था फतेह शाह की बेटी से। अब बारात जानी थी बिलासपुर से और वहां श्रीनगर, लेकिन अब यहाँ गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब से विराजमान है पोंटा साहिब में। यहाँ सिरमौर के राजा ने उनको बुला रखा, आमंत्रित कर रखा। पोंटा साहिब में यहाँ गुरु गोविंद सिंह विराजमान है। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या हुई कि जो रास्ता था हिमाचल से और यहाँ श्रीनगर जाने का वो गुजरता था पोंटा साहिब से, लेकिन वहां पर बैठे हुए थे गुरु गोविंद सिंह। तो यहां पर अब इतनी बड़ी सशक्त सेना, बारात सब जानी है, तो यहां गुरु गोविंद सिंह ने मना कर दी, मतलब बिलासपुर के राजा भीमचंद को बिल्कुल स्पष्ट मना कर दी कि कोई भी यहां से सेना नहीं गुजरेगी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जानते थे कि ये कोई भी उपद्रव कर सकता है। तो यहां पर गुरु गोविंद सिंह ने केवल इजाजत दी कि दूल्हा दुल्हन के साथ उनके अंगरक्षक ही उनके पोंटा साहिब से होकर निकल सकते हैं, बाकी जो बारात है वो घूम कर आए। इस बात से और चिढ़ गया भीमचंद। तो बारात भी घूम कर गई, दूल्हा दुल्हन भी सब घूम कर गए और फिर वहां श्रीनगर में जाकर उनका विवाह होने वाला है। यहां गुरु गोविंद सिंह भी अपनी तरफ से वर वधू के लिए बड़ी ही जोर की भेंट भेजते हैं। अब यहां पर भेंट लेकर पहुंचे हुए हैं गुरु गोविंद सिंह की ओर से फतेह शाह को देने के लिए उनकी कन्यादान में। ये बात पता चल गई भीमचंद को कि गुरु गोविंद सिंह की भेंट आई है फतेह शाह के लिए। तो यहां पर भीमचंद रमण गया कि ये भेंट आप स्वीकार नहीं कर सकते, जिसने हमारी बेइज्जती की है उसकी आप भेंट कैसे स्वीकार कर सकते हैं, वरना मैं विवाह नहीं होने दूंगा, मैं अपने बेटे को ऐसे लेकर जा रहा हूं। तो यहां पर फतेह शाह ने भीमचंद के दबाव में वो भेंट लौटा दी और धीरे 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 ये क्लेश बढ़ती चली गई। यहां पर फतेह शाह भी साथ हो गए भीमचंद के, और इनके अलावा भी पहाड़ों के और 8 राजा, मतलब टोटल 10 राजाओं की सेना यहाँ एकत्रित होने लग गई। गुरु गोविंद सिंह को जब ये पता चला तो वे समझ गए कि युद्ध अवश्यंभावी है और इस युद्ध से पीछे नहीं हटा जा सकता। इस युद्ध से अगर आप पीछे हट जाओगे तो फिर क्या ही मुगलों से लड़ोगे। तब यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने भी अपनी सेना एकत्रित की। विचित्र नाटक में लिखा हुआ है कि फतेह शाह का कोई मतलब नहीं था गुरु गोविंद सिंह से लड़ने का, लेकिन वो बेवजह यहाँ पर लड़ने के लिए आ गए। तो यहाँ एक विशाल सेना 10 राजाओं की और एक तरफ यहाँ गुरु गोविंद सिंह खड़े हुए थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की ललकार ही काफी थी उनके योद्धाओं में उत्साह जगाने के लिए। और यहाँ पर ये बेवजह लड़ रहे हैं, तो सेना का भी एक उत्साह होता है ना, लड़ने का एक पर्पस होता है, एक मोटिवेशन होता है कि वो लड़ क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर ये 10 राजाओं की सेना भले ही विशाल थी, सशक्त थी, लेकिन उनके पास कोई लड़ने का असली कारण नहीं था। लेकिन यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की सेना बस पर्याप्त था कि गुरु गोविंद सिंह ने आदेश दिया है, इस आदेश से आगे क्या जाना। तो यहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध होता है, भंगाड़ी का युद्ध चलता है 21 सितंबर 1686 में। ये युद्ध 9 घंटे तक चला। इस युद्ध में इतनी मारकाट हुई कि दोनों पक्ष में से किसी को भी कुछ नहीं मिला।
हालांकि बाद में विजय यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की होती है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की भी ये विजय उनके लिए ही हानि थी, क्योंकि इसमें न तो उनको कोई राज्य प्राप्त हुए जो उन्होंने जीत लिए हों, सभी राजा हार कर यहाँ पर अपने अपने राज्यों में लौट गए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि वो प्रतिरोध कर सकते। तो यहाँ पर अंततः विजय गुरु गोविंद सिंह की होती है, लेकिन गढ़वाल के इतिहास में आप देखोगे तो यहाँ पर विजय फतेह शाह की बताई जाती है। हालांकि उसके बाद में फिर गुरु गोविंद सिंह और राजा फतेह शाह के बीच संधि होती है और फिर वो शांति चली जाती है। तो यहाँ ये घटना भी घटित होती है। अब यहाँ पर फतेह शाह का शासन चलता है 1716 तक, लेकिन और समय गुजरता है और भी बहुत सारी घटनाएं इस बीच घटती है। गढ़वाल का इतिहास अपने आप में अद्भुत और विचित्र है, लेकिन एक ऐसा समय आया कि नेपाल के अमर सिंह थापा, उसका आक्रमण होता है यहाँ गढ़वाल पर 1804 में, और गढ़वाल पर पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा का बड़ा नाम है, ये एक गोरखा थे। अब यहाँ पर अमर सिंह थापा ने गढ़वाल को जीतकर वहां अपने सूबेदार नियुक्त कर दिए। तो अमर सिंह थापा अपने राज्य में विराज रहे, वहां पर गढ़वाल पर सूबेदार राज्य कर रहे हैं, लेकिन सूबेदार इतने दुष्ट थे कि इन्होंने अपनी हद पार कर दी अत्याचार की आम प्रजा पर। उस समय के जो स्कॉटिश ट्रैवलर थे वहां के जेबी फ्रेजर, वो लिखते हैं कि यहाँ इतना ज्यादा कर लगाया जा रहा है प्रजा पर कि वो उसे चुका ही नहीं सकती, और जब ये प्रजा उस कर को नहीं चुका पाती तो उनकी महिलाओं को दास बाजार में बेच दिया जाता है। एक दास बाजार बनाया हुआ है इन्होंने हरिद्वार में, हर की पौड़ी पर, और वहां पर जेबी फ्रेजर लिखते हैं कि 3 साल से लेकर 30 साल तक की कन्याओं को 10 रुपए से 150 रुपए तक में बेचा जा रहा है। इतना ज्यादा इन्होंने अत्याचार किया। ये करीब 12 साल तक इनका राज रहा, लेकिन 12 साल में यहाँ इतना ज्यादा अत्याचार हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब ये घटना यहाँ पता चलती सुदर्शन शाह को, क्योंकि वही निर्वासित जीवन जी रहे थे, तब यहाँ अंत में सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों से संधि क्या हुई थी कि आप हमें यहाँ राज्य दिलवाओ और आधा राज्य फिर आपका होगा। तो सुदर्शन शाह ने मजबूरी में, क्यों, प्रजा दुख पा रही थी, तो यहाँ पर अब अंग्रेज तो उस समय सशक्त थे ही, अंग्रेजों का यहाँ चढ़ाई होती है गढ़वाल पर और बुरी तरीके से यहाँ गोरखा सेना को पराजित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अंग्रेजों को गढ़वाल का आधा राज्य मिल गया, मतलब गढ़वाल राज्य भी 2 भागों में विभक्त हो गया, एक टेहरी गढ़वाल, एक पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल यहाँ अंग्रेजों के अधिकार में आया, मतलब श्रीनगर जो राजधानी थी वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई, और जो टेहरी गढ़वाल एक नई राजधानी बनाई गई यहाँ सुदर्शन शाह के द्वारा। तो टेहरी गढ़वाल के यहाँ राजा बने सुदर्शन शाह। ऐसे करके ये 2 भागों में विभक्त हुआ। अब यह समय बीतता है, 1919 में नरेंद्र शाह नाम के एक राजा हुए। नरेंद्र शाह ने टेहरी गढ़वाल से अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी नरेंद्र नगर में, जो कि उन्होंने अपने ही नाम पर बसाया था। ये ऋषिकेश के पास है, बड़ा ही सुंदर एक नगर है, लेकिन अब राजा थोड़ी सी तराई में आ गए पहाड़ों से। नरेंद्र नगर की स्थापना करी। आज भी नरेंद्र नगर में उनका महल है, जो कि उन्होंने होटल बना दिया है, बड़ा ही जोर का होटल है। तो नरेंद्र शाह राजधानी नरेंद्र नगर ले आए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब वहां 60वें राजा विराज रहे थे मानवेंद्र सिंह, जो गढ़वाल के 60वें राजा थे। कनकपाल से 1200 साल पहले कनकपाल हुए, और अब ये 60वें राजा थे मानवेंद्र सिंह। उसके बाद तो राजशाही समाप्ति हो गई। तो ये सब इतिहास रहा गढ़वाल राज्य का। लेकिन गढ़वाल राज्य के इतिहास में आप अंदर जाना शुरू करोगे तो बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं गढ़वाल राज्य की, बड़ी सुंदर गाथाएं हैं गढ़वाल राज्य की। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास किया है, गढ़वाल का संक्षिप्त इतिहास आपके सामने रखा है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आप यूपीआई के थ्रू। यहां तक इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।